हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं चरक संहिता के शारीर स्थान का 4th चैप्टर, जिसका नाम है महति गर्भाव क्रांति शरीर अध्याय, जिसमें कि हम गर्भ के मासानुमासिक वृद्धि कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गर्भ क्या होता है। गर्भ के लिए आचार्य सुश्रुत ने बताया है, शुक्र सोडित गर्भशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। अर्थात शुक्र सोडित का जब गर्भ में आत्मा अष्ट प्रकृति और षोडश विकार इनके साथ संयोग होता है तो उसे हम गर्भ कहते हैं। आचार्य चरक ने भी गर्भ की परिभाषा बताते हुए कहा है, शुक्र शोडित जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवति। अर्थात गर्भाशय में शुक्र शोडित इनका जब संयोग होता है तो एक जीव बनता है जिसे हम गर्भ का नाम देते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चरक ने एक परिभाषा और बताई है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि गर्भ जो है षड धातुज पुरुष भी कहा जाता है। गर्भ को षड धातुज पुरुष कैसे कहते हैं? जिसमें गर्भ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 महाभूतों का विकार है और चेतना धातु का आश्रयभूत है। इसी युक्ति से 5 महाभूतों के विकार के समुदाय और चेतना धातु के आश्रयभूत को गर्भ कहते हैं। गर्भ में 5 महाभूत धातु के होने से और 6वां धातु चेतना होने से इसे षड धातुज पुरुष भी कहते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि आचार्य चरक ने गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि के क्रम के बारे में क्या बताया है। आचार्य चरक ने सबसे प्रथम मास में गर्भ के स्वरूप को बताते हुए कहा है, सर्वगुणवान गर्भत्वम आपन्नम प्रथमे मासी समूर्छित सर्वधातु कुलस्कृत खेट भूतो। अर्थात यह जो आत्मा होती है ये सर्वगुण संपन्न होती है। सर्वगुण संपन्न होते हुए गर्भ अवस्था को प्राप्त होती है और सर्व धातुओं का सम्मिश्रण करती है। सम्मिश्रण करते हुए कफ धातु का स्वरूप धारण कर अव्यक्त शरीर वाली होती है। अव्यक्त शरीर में ही अंग और प्रत्यंग को सत और असत दोनों रूप से धारण करती है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने इसे कलल के बारे में बताया कि प्रथम मास में गर्भ जो होता है वो कलल के रूप में दिखाई देता है। आगे देखते हैं। आचार्य वाग्भट ने भी इन्हीं का समर्थक किया है। आगे देखते हैं द्वितीय मास में गर्भ का स्वरूप बताते हुए आचार्य चरक ने बताया है कि दूसरे मास में गर्भ जो होता है घन अर्थात गाढ़ा हो जाता है, पहले की अपेक्षा और भी गाढ़ा हो जाता है। मतलब प्रथम मास की अपेक्षा और भी ज़्यादा घन हो जाता है। घनम संपद्यते पिंड पेशी अर्बुदम। अर्थात 3 तरह से इसकी आकृति बनती है। पहला घन, जिससे पुरुष की उत्पत्ति अर्थात पिंड से पुरुष की उत्पत्ति। दूसरा पेशी, जिससे स्त्री की उत्पत्ति होती है। और तीसरा अर्बुद नपुंसकम, अर्थात एक अर्बुद जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे नपुंसक जाति की उत्पत्ति होती है। अब आगे चरक बताते हुए कहते हैं तृतीय मास में बताते हैं सर्व इंद्रियाणि सर्व अंग अवयवश्च। अर्थात तीसरे मास में सभी इंद्रियां, सभी अंग और अवयव का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे सभी अंग में सिर आदि आएंगे और सभी अवयव जैसे नासा, कर्ण, अंगुली, जिह्वा, सारी इंद्रियों और सारे अवयव का फॉर्मेशन 3rd मास में ही बता दिया है। इसी मास में आचार्य चरक ने बताया है द्रौहृद फॉर्मेशन। द्रौहृद की उत्पत्ति होती है। द्रौहृद का मतलब एक माता का हृदय और एक फीटस का, वो गर्भ का। इसमें क्या होता है, इस द्रौहृद का मतलब होता है जो दूसरा हृदय जो बच्चे में है उसमें उसके पूर्व जन्म की जो भी इच्छाएं होती हैं वो अपनी इच्छा को माता के थ्रू क्या करता है, व्यक्त करने की कोशिश करता है। इसलिए इस मंथ में उसके कहे हुए, माता के कहे हुए चीज़ों को पूरा करना चाहिए। जो भी उस माता की इच्छा होती है उसको पूरा करना चाहिए। कहा जाता है कि ये उस गर्भ की भी इच्छा होती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गर्भ का नाश हो जाता है। तो द्रौहृद का उत्पत्ति याद रखने वाली क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ भी जाता है कि तीसरे मंथ में चरक ने बताया। आचार्य सुश्रुत ने द्रौहृद का उत्पत्ति बताई है पर 4थे मंथ में बताई है। अब इसी को आगे जानते हुए आगे पढ़ते हुए देखते हैं चतुर्थ मास में गर्भ का स्वरूप क्या बताया है। तस्माद तथा गर्भिणी गुरु गात्रम अधिक मापद्यते विशेषणे। अर्थात 4थे मास में गर्भ में स्थिरता तो उत्पन्न होती है पर विशेष रूप से पहले की अपेक्षा बड़ी बन जाती है। इसलिए 4थे मास में गर्भिणी का शरीर थोड़ा ऐसे भारी सा और थोड़ा सा पेट भी जो होता है वो निकला हुआ दिखाई देता है ना। अब आगे देखते हैं पंचम मास में गर्भ का स्वरूप चरक ने ये बताया है, भवत्य
अन्येभ्यो मांसेभ्य तस्माद तथा गर्भिणी कार्शम आपद्यते। अर्थात इस मास में अधिक मात्रा में मांस का और रक्त का वृद्धि होती है, जिस वजह से बच्चे में अर्थात गर्भ में विशेष रूप से वृद्धि होगी मांस की और रक्त की, पर माता में कृशता दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो सारा पोषण, वो सारा मांस की वृद्धि किस में दिखाई देगी? हमें गर्भ में दिखाई देगी। ठीक है। उसके बाद आता है छठवां मास। छठवें मास में गर्भ में अन्य मासों की अपेक्षा, जो अन्य मास है अपेक्षा बल और वर्ण का उपचय होता है। उपचय का मतलब होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन ज्यादा होना। एनाबॉलिक प्रोसेस को हम उपचय कहते हैं। ठीक है। तो वर्ण का अधिक उपचय होगा अगर गर्भ में, तो ऑलरेडी हमें ये पता है कि जब बल और वर्ण उसमें अधिक दिख रहा है, कहीं ना कहीं से वो माता के बलवर्ण को ले रहा है, तो माता का बलवर्ण थोड़ा सा क्षय होगा। इसलिए यहाँ पे चरक ने बताया भी है, तस्माता गर्भिणी बल वर्ण हानि मापद्यते विशेषणे। विशेष रूप से माता का बल और वर्ण में हानि होगा और गर्भ में उस चीज का ज्यादा फॉर्मेशन होगा। अब 7वें मास में देखते हैं। 7वें मास में गर्भ का स्वरूप बताते हुए कहा है आचार्य चरक ने, सप्तमे मासी गर्भे सर्व भावेर आप्यप्यते। अर्थात गर्भ में सभी प्रकार से सब चीजों की पुष्टि होती है। कफ, रक्त, मांस, बल, वर्ण सबकी उत्पत्ति और पुष्ट होती है। इसलिए गर्भिणी और अदर मतलब अपेक्षा, मतलब और मासों की अपेक्षा इसमें जो गर्भिणी होती है वो थोड़ी दुर्बल हो जाती है। क्योंकि एक फीटस जो होता है, गर्भ होता है, वो पूरी तरह से पुष्ट हो चुका होता है। तो माता को बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिनसे थकान होती है, जिसकी वजह, ऐसे तो मॉडर्न में बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, आयरन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, पर एक चरक ने बताया है कि अधिक मासों की अपेक्षा सातवें मास में क्या होता है, माता थोड़ी दुर्बल और उदास होने लगती है, पर गर्भ जो होता है वो तुम्हारा पुष्ट होता है। अब आगे देखते हैं 8वें मास में गर्भ का स्वरूप क्या होता है। 8वें मास में ओज जो होता है अस्थिर होता है। इसी वजह से हम इसे प्रसव का काल नहीं मानते हैं। 8वें महीने में हमें प्रसव नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आचार्य चरक बताते हैं ओज जो है अस्थिर होता है। ओज के अस्थिर होने के कारण कभी तो माता पूर्णतः रूप से तैयार होगी कि हाँ ठीक है प्रसव करा सकते हैं, पर कभी माता नहीं रहेगी। कभी माता बार बार प्रसन्न रहेगी, कभी माता बार बार उदास रहेगी। तो गर्भ में प्रसन्नता रहती है तो ओज में ओज माता में चलता जाता है। ठीक है। तो अगर ओज जो है बच्चे में ज्यादा है तो माता उदास है ना। तो इस वजह से अगर ओज जो है माता में चला गया तो बच्चा जो है वो गर्भ जो है वो प्रसन्न नहीं रहेगा। तो ओज के इस अस्थिर होने के कारण हम 8वें मास में प्रसव नहीं कराते हैं। ये हमारे आचार्य चरक बताते हैं। फिर बात आती है 9वें मास में। 9वें मास में प्रसव काल माना गया है। आचार्य चरक ने प्रसव का काल 9वें से 10वें मास में माना है। 8वें मास के बाद एक दिन भी बीत जाने पर, ठीक है, एक भी दिन बीत गया तो 9वें मास में और 10वें मास में बिना किसी विघ्न के हम प्रसव काल करा सकते हैं, और यही काल निश्चित बताया गया है प्रसव के लिए। 10 मास व्यतीत होने के बाद गर्भ अगर गर्भाशय में रहता है तो उस